आप लोगों ने मुझे डाउट बताए हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये रुद्राक्ष मुझसे आपने पूछे हैं स्पेशली, और किसी बच्चे ने नहीं पूछे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट 11 12। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो 14, 16 और 18 कॉमन देखने को मिली। 18 तो सबने पूछा है, और 13 नंबर एक दीपांशी आपने पूछा है, और 14 बबीता आपने पूछा है। फिर SAT शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है। ये भी कॉमन मिला मुझे, 2-4 बच्चों ने पूछा है। SAQ फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, और LYQ 34 का बी पार्ट ओनली रुद्राक्ष आपने पूछा है, और एग्जाम्पल का 8 नंबर वाला पार्ट दीपांशी सिर्फ आपने पूछा है। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सबको हो गए क्वेश्चन सॉल्व। तो कुछ क्वेश्चन है फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैम सॉरी आई कांट ज्वाइन टुडे क्लास, माय नेट गेट ओवर। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। रुद्राक्ष मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी क्योंकि बेसिकली ये आपकी प्रॉब्लम है और किसी ने नहीं पूछा है, तो बिल्कुल लास्ट में जब क्लास एंड हो रही होगी तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को एक बार डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। रुद्राक्ष है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है? बेटा लास्ट में डिस्कस कर दूंगी बाकी सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 13th नंबर क्वेश्चन दीपांशी आपने पूछा है, मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा ठीक है, तो 13 नंबर प्रॉब्लम फिर किसी को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे से पूछा है बबीता आपने, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। बबीता आपने पूछा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बबीता हाँ, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, बाकी किसी ने भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं आई है, सबको क्वेश्चन नहीं पूछा है। कौन सा क्वेश्चन पूछा है बबीता आपने जो मार्क लगा के? एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन पूछा था। मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही 14 क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। अच्छा सॉरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ओके फाइन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलाम फॉर द सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2O2। ठीक है, ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, और सब जिसको नहीं भी समझ में आया वो भी एक बार फोकस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है 1 मोल ऑफ H2O2O2 का आपको ऑक्सीडेशन करना है। आपने लिया 1 मोल ऑफ H2O से O2 आपको बनाना है, और इसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपको इसका H2O का ऑक्सीडेशन करना है, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपसे पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन करना आना चाहिए। तो देखिए आपने सबसे पहले H2O को लिया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना रिडक्शन होता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात कर रहा है। वो कह रहा है वाटर का ऑक्सीडेशन करिए, वाटर का ऑक्सीडेशन 1 मोल ऑफ वाटर टू O2, 1 मोल वाटर से O2 बनाना है, और ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहले देखिए आपने H2O को लिया और इसको डिकम्पोज कर दिया, तो H2 डिकम्पोज होकर मुझे क्या दे देगा, 1 मोल H2 फॉर्म कर देगा और हाफ मोल O2 फॉर्म कर देगा। हम इस H2 को डिकम्पोज करके लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2। अब वो कह रहा है H2O से O2 का बनना ऑक्सीडेशन है, तो मुझे इस H2 से कोई मतलब नहीं है। तो हाफ O2 को अगर मैं कुछ ऐसे करके लिखूं, मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर आप इसे डिवाइड करें टू सेल वाइज तो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ऑक्सीजन पर बेसिकली जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव होता है,
ऑक्सीजन पे बेसिकली जो चार्ज होता है ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, इस पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ये चार्ज जब ऑक्सीजन लूज करेगा, ये चार्ज जब ऑक्सीजन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लूज करेगा, तब ये हाफ O2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो सिंगल एटम की फॉर्म में आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को सिंगल एटम की फॉर्म में आप लिख सकते हैं हाफ O2। तो हाफ O2 की फॉर्मेशन कब होगी? जब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो H2O के इस ऑक्सीजन ने, यहाँ पर देखें H2O जो है इसके ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। जब तक ये ऑक्सीजन इस चार्ज को लूज नहीं करेगा तब तक ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाफ O2 की फॉर्मेशन करी है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट इस रिएक्शन से देखूं तो भी मुझे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तब हाफ O2 की फॉर्मेशन हुई है। तो 1 मोल H2O से हाफ मोल O2 बन रहा है। इसके ऑक्सीडेशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो आपसे ही पूछ रहा है। तो यहां पर मुझे पता है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तब हाफ मोल O2 फॉर्म बनेगा, हाफ मोल O2 फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि आपका जो O2 फॉर्म हुआ है वो हुआ है हाफ मोल O2 फॉर्म हुआ है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि कितने कुलाम चार्ज, 2 इंटू 96,500 कुलाम चार्ज जब फ्लो करेगा तब आपका हाफ मोल O2 फॉर्म होगा। और 1 मोल H2O से हाफ मोल O2 बनता है, और 1 मोल H2O से जब हाफ मोल O2 फॉर्म होगा तब इतने कुलाम चार्ज फ्लो करेगा, 2 फेराडे के इक्वल चार्ज फ्लो करेगा। तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा? 2 इंटू 96,500 कुलाम चार्ज फ्लो करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2F, और 2F का मतलब 2 इंटू 96,500 कुलाम। तो 1 मोल H2O से O2 के बनने के प्रोसेस में इतने कुलाम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। बबीता, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका जो बी वाला पार्ट है, ये तो ए पार्ट था 14 का ए, बी वाला पार्ट एक बार आप फिर सॉल्व करना बबीता, और अगर नहीं आए तो मुझे पर्सनल ग्रुप में मैसेज करके भेज देना कि मैम मुझे बी वाला पार्ट नहीं आया। अब बी वाले पार्ट पर पहले तुम फोकस करना एक बार, ठीक है बबीता? हाँ, क्योंकि आप देखना एक बार कि मेरे से दूसरा वाला पार्ट सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछा है कुछ बच्चों ने, जैसे ललित ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड between platinum electrode using a current of 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे दे रखा है करंट, दे रखा है I, कितने एम्पियर दे रखा है? 5 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है, 20 मिनट तक यूज कर रहा है, टाइम दे रखा है मुझे 20 मिनट, और इसने जो इलेक्ट्रोलाइसिस की है वो किसकी की है? NiNO3 होल ट्वाइस की। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वो सब्सटेंस का नाम है NiNO3 होल ट्वाइस, मतलब निकिल नाइट्रेट, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ निकिल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैथोड पर कितना निकिल डिपॉजिट होगा। तो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ निकिल पूछ रहा है आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अमाउंट, यस यस, बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बाकी सबको मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है? आयुषी एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा, डिस्कनेक्ट करके एक बार रीज्वाइन करो, फटाफट से, फास्ट करो फटाफट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ डिपोजिशन ऑफ निकिल, कितना अमाउंट निकिल का डिपॉजिट होगा ऑन कैथोड, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब निकिल के डिपोजिशन होने का मतलब क्या है? कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो निकिल इस समय निकिल नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो निकिल पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस निकिल ने क्या किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन कैथोड पर होता है, क्या फॉर्म होगा? निकिल फॉर्म हो जाएगा, Ni2 पॉजिटिव से Ni फॉर्म हो जाएगा। लेकिन Ni2 पॉजिटिव से Ni कब फॉर्म होगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, रिडक्शन होगा जब Ni2 पॉजिटिव का। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है या 2 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब
Ni2 पॉजिटिव गेन करेगा तब 1 मोल Ni की फॉर्मेशन होगी। कितने मोल Ni की फॉर्मेशन होगी? 1 मोल। और 1 मोल Ni का जो मास होता है, 1 मोल Ni यानी कि Ni का जो एटॉमिक मास है वो है 58.7 ग्राम। Ni का जो मास है वो है 58.7 ग्राम। तो हम कह सकते हैं जब 2 इंटू 96,500 गुलाम चार्ज जब फ्लो किया जाएगा, जब 58.7 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा। ठीक है, यहां से चाहे तो आप यहां से जेड निकाल लो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकाल लो चाहे तो, और या फिर आप डायरेक्ट निकाल लो जेड वाले फॉर्मूले से, ये आपकी इच्छा है। जेड हमें निकालना होता है कि 1 कूलाम चार्ज जब पास करेंगे तब कितना निकल डिपॉजिट होगा, तो यहां से आप जेड निकाल सकते हैं। या फिर जेड आप फॉर्मूले से निकाल लो, जेड इज इक्वल टू मैंने बताया था इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट, या तो आप उससे निकाल लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो मैं जेड यहीं से निकाल देती हूँ। जब मैं 1 कूलाम चार्ज पास करूंगी तो कितना निकल डिपॉजिट होगा, तो जेड की वैल्यू यहां पर मेरे पास आ जाएगी 58.7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500। यहां से मैंने जेड निकाल लिया। अब फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे को फॉर्मूला पता है फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। शॉर्ट में बताया था W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, क्यू को मैंने ओपन करके लिख दिया आई इंटू टी। W इज इक्वल टू, ये मास किसका निकाल रहे हैं हम, निकिल का। जेड कितना है 58.7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500। आई कितना करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, और कितने समय तक है, 20 मिनट। 20 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जो करंट मैंने लिया है 20, वो मिनट में था, जिसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लिया है, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में कितना निकल डिपॉजिट होगा, इतने समय तक जब आप करंट पास करेंगे और इतने एम्पियर का करंट पास करेंगे तो इतना निकल, जो भी अभी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उतना निकल आपका डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। ये क्वेश्चन नंबर जिसने पूछा है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 15 सबको? क्या क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 की फटाफट से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कि वैल्यू कितनी आ रही है। एक बार ये वैल्यू फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए, वैल्यू क्या आ रही है? 1.825। ठीक है, तो निकिल जो डिपॉजिट होगा वो आपका डिपॉजिट होगा 1.825 ग्राम, इतना निकिल डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 सबको क्लियर है? नाउ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 60, हालांकि जब मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया था फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तब क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एज इट इज था क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन फिर भी अगर डाउट पूछा है तो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 16 अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ए बी सी। आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बता रहा है, ए बी और सी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो ए है वो जिंक सल्फेट की है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बी है वो सिल्वर नाइट्रेट की है AgNO3, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सी है वो कॉपर सल्फेट की है CuSO4। ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रखी है रिस्पेक्टिवली, और कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है मतलब सेम करंट है, सेम टाइम तक करंट होगा मतलब सेम चार्ज है। कांस्टेंट करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, जो आपको करंट दे रखा है आई, वो 1.5 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। उसने कहा जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है W ऑफ Ag आपको बता रहा है 1.45 ग्राम, यानी कि जो सिल्वर आपके कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है उसका मास बता रहा है 1.45 ग्राम। ये आपको डाटा गिवन है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे सिल्वर डिपॉजिटेड कैथोड बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने लंबे समय तक करंट फ्लो करेगा। एक तो आपसे टाइम पूछ रहा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वाज डिपॉजिटेड, एक आपसे पूछ रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, और एक आपसे पूछ रहा है कि कितना जिंक कैथोड पर डिपॉजिट होगा। 3 चीजें उसने क्वेश्चन में आपसे पूछी हैं।
अब एक तो तरीका है कि आप फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जब मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, तो फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको ये फॉर्मूला डिस्कस किया होगा कि W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस मास ऑफ सेकंड सब्सटेंस। W1 डिवाइडेड बाय W2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय E2। ये सबको क्लियर है? ये फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने आपको बताया था। अब सिंपल तरीके से इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो यहां पर मेरे पास W किसका दे रखा है? Ag का दे रखा है। सपोज मुझे कॉपर का निकालना है, मुझे कॉपर का वेट नहीं पता, लेकिन अब मुझे इक्विवेलेंट वेट मुझे Ag का पता करना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट वेट Ag का कितना होता है? कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी, और सिल्वर की वैलेंसी होती है 1 और एटॉमिक मास होता है 108। तो 108 डिवाइडेड बाय 1, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? सिल्वर का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 108। तो यहां पर मैंने इक्विवेलेंट मास रखा Ag का, और यहां मुझे रखना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास कॉपर का। अब कॉपर का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? कॉपर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों के इक्विवेलेंट मास हमने पता कर लिए। सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ था ये मुझे पता है, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा ये हम निकाल लेंगे। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे निकाल दिया। दूसरा ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर मैं निकालूं, तो मेरे को क्या दे रखा है? मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज 1.45 ग्राम। कॉपर का मुझे नहीं पता है मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, निकालना है। एंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इज 108 डिवाइडेड बाय 1। 108 इज द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एंड 1 is the valency of silver. तो 108 divided by 1 is equal to 108, and the equivalent mass of copper is 63.5 is the atomic mass of copper divided by its valency, and valency is 2. तो 63.5 divided by 2 कितना आ जाएगा? 63.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 63.5 को 2 से डिवाइड करिए, 31.75। तो आपके पास इक्विवेलेंट मास आ गया कॉपर का 31.75। यहां से आप कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है ये निकाल लीजिए। तो कॉपर डिपॉजिशन आपका क्या आ जाएगा? WCU इज इक्वल टू 31.75 इंटू 108, सॉरी, इंटू 1.45 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है, यहां से आप कॉपर का वेट निकाल लेंगे। कितना निकल कर आएगा? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। 0.42 ग्राम कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अब आपको किसका वेट निकालना है? आपके पास ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको जिंक का वेट निकालना है, तो सिल्वर को जिंक के रिस्पेक्ट में ले लो। अब हम क्या ले लेंगे? सिल्वर का मुझे पता है, जिंक का मुझे निकालना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। अब मुझे यहाँ पर मास ऑफ सिल्वर पता है कितना डिपॉजिट हुआ था, 1.45 ग्राम। मास ऑफ जिंक मुझे नहीं पता है, निकालना है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर मुझे पता है 108 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक निकाल लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65.5 डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2। तो 65.5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 65.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 32.6 के समथिंग आ जाएगा, 32.7 के समथिंग आ जाएगा, 32.7, 30। तो यहां से जब आप डब्लू जिंक को निकालेंगे तो डब्लू जिंक आपका आ जाएगा 32.75 टू 1.45 डिवाइडेड बाय 108। कितना बता रहे हो फाइनल आंसर? 0.4 0.44 ग्राम ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा आपके कैथोड पर। तो आपके पास ये दो चीज निकालनी है आपको आ गई। मैंने डायरेक्ट फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगाया है। तीसरा पार्ट आपसे पूछ रहा है कि कितने समय तक चार्ज फ्लो करेगा। आपसे पूछ रहा है कितने समय तक चार्ज फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे? कितने समय तक चार्ज फ्लो करेगा कैसे निकालेंगे? टाइम पूछ रहा है आपसे। तो अगर मैं टाइम निकालना है तो मेरे पास कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी से निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी से निकाल लीजिए, वहां से आप टी निकाल लीजिए। W आपको पता है सिल्वर के केस में, तो देखिए यहां पर मैं अगर टी निकालूं तो मैं सिल्वर वाला केस ले लेती हूँ। मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू जेड, जेड किसका, इक्विवेलेंट मास किसका, सिल्वर का, इंटू आई इंटू टी। ठीक है, मेरे को सिल्वर का मास पता है, इक्विवेलेंट मास मुझे जेड निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिल्वर की रिएक्शन करो। Ag पॉजिटिव ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब सिल्वर की फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, इसका मतलब जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम फ्लो करेंगे तब आपका 1 मोल सिल्वर प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96,500 कुलाम जब चार्ज फ्लो करेंगे तब आपके पास 1 मोल सिल्वर मतलब 108 ग्राम सिल्वर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कुलाम चार्ज पे कितना सिल्वर बनेगा, यहां से जेड निकाल लीजिए। जेड आपके पास कितना आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 96,500। या तो आप ऐसे निकाल लो जेड, या डायरेक्ट लगाओ इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। तो जेड का इक्विवेलेंट मास कितना था, 108। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 96,500। डायरेक्ट निकालो, इस मेथड से निकालो, किसी से भी निकालो, जेड निकालना आना चाहिए। तो जेड भी मुझे सिल्वर का पता चल गया। आई मुझे क्वेश्चन में बता रहा है 1.5, टाइम मैं यहाँ से निकाल लूंगी। तो आपके पास सिल्वर का मास कितना है, 1.45 ग्राम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आ गया आपके पास 108 डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू आई आपके पास करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर। टी आपसे पूछ रहा है, यहाँ से टी कैलकुलेट कर दो फटाफट से, मुझे टी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या आ जाएगी टी की वैल्यू। ये आपका हो जाएगा, हाँ, टी इज इक्वल टू 14.4 मिनट। मुझे सेकंड मुझे सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट में बात करूंगी आपसे। मुझे सेकंड में कन्वर्ट करके फटाफट से आंसर बताओ कितना आ रहा है। 863 सेकेंड। इतना सेकंड तक आपकी सेल में वर्किंग होगी और इतना करंट आपका प्रोड्यूस होगा। कितने समय तक प्रोड्यूस होगा, 863 सेकेंड तक आपका करंट प्रोड्यूस होता जाएगा सेल में। और इतना सिल्वर डिपॉजिट होगा 1.45, इतना कॉपर डिपॉजिट होगा और इतना जिंक डिपॉजिट होगा। कितने बच्चों को क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कितने बच्चों को क्लियर हो गया। यस मैम, ये जो इक्वेशन है पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यस जो आपको मास लिखा है 1.45 यस, के अंदर चार्ज पॉइंट में आ ये रख के चार्ज क्यों निकालोगे आप, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था हाँ दोबारा बताओ। जेड लगा दिया आपने, जेड की वैल्यू तो आपने यही रखी होगी 108 डिवाइडेड बाय 96,500। निकाला था ना पहले। हाँ तो जेड निकला तो यही होगा ना, जेड निकला तो यही होगा 108 डिवाइडेड बाय 96,500। तो कुछ और निकल ही नहीं सकता, सिल्वर के केस में जेड यही निकलेगा। पहले चार्ज निकालना था ना आपको। चार्ज निकालो, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब तुम्हारे पास ना तो टाइम है और ना आपके पास अभी चार्ज है, बताओ कैसे निकाला था। मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलो ठीक है, एक बार अच्छा रुद्राक्ष के अलावा बाकी सबको प्रॉब्लम क्लियर है। यस आपने जो एजी पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एजी लिया था, इसमें हम जिंक की इक्वेशन भी ले सकते हैं ना। आप जिंक की इक्वेशन कब लेंगे, जब जिंक के केस में आपको जेड निकालना हो। लेकिन मैंने तो डायरेक्ट फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया है। अगर आप उस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं उस तरीके से बता देती हूँ, एक बार बताओ। अच्छा एक बार उस तरीके से बता दूं, तो देखो सबसे पहले आपने यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम आपके पास है, करंट आपके पास में है, आपको कॉपर का या जिंक का डिपोजिशन पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, W कॉपर इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, आप इससे पता कर लीजिए। जेड पता करने के लिए आप कैसे पता करेंगे, कॉपर के +2, कॉपर पे +2 चार्ज होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, कॉपर की फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है जब यस
नहीं कनेक्ट बेटा का है। हाँ ठीक है, तो जब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है ललित, लेकिन फिर भी कोशिश करो, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करो कि कोशिश करो, कोई बात नहीं, कोशिश करो। 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब हम फ्लो करेंगे तब 1 मोल कॉपर की फॉर्मेशन होगी, और 2 मोल का मतलब 2 इंटू 96,500 कुलाम जब चार्ज आप फ्लो करेंगे तब आपके पास 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड पर। लेकिन आपको यहाँ से जेड पता करना है, जेड पता करने का मतलब 1 कुलाम चार्ज प्रोड्यूस करने पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो 1 कुलाम चार्ज जब आप फ्लो करेंगे तब कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से जेड निकाल लो। तो जेड आपका आ जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500, ठीक है। जेड आपको पता चल गया, आई आपको पता है 1.5, टी आपने अभी अभी निकाल लिया था। तो इस तरीके से आप पता कर लीजिए कि कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500 इंटू आई 1.5, और जो टाइम है वो आपका आ रहा है 863 सेकेंड। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। बेटा किसी के यहाँ से माइक खुला हुआ है, प्लीज ऑफ कर लीजिए माइक को। हाँ भाई, क्लियर हो गई बबीता? आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और आप डायरेक्ट फेराडे सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो सबने मेरे से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 सबको प्रॉब्लम आई है। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर जो 18 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको प्रोडक्ट पता करने इलेक्ट्रोलाइसिस के, और जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करनी है, फर्स्ट पार्ट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस, और जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं वो आपने सिल्वर का यूज किया है, विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो एक बार देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए। सबसे पहले आप ले लीजिए कि जो AgNO3 है, इसको एक्वस है तो ये डिसोसिएट होके बनाएगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, और एक्वस है तो वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक आपका एनोड है, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक आपका कैथोड है, और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। एनोड पर जाने की प्रोबेबिलिटी है या तो OH नेगेटिव पहुंचेगा या फिर NO3 नेगेटिव पहुंचेगा। अब कौन पहुंचेगा? जिसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या तो वो पहुंचेगा, या जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो पहुंचेगा। जो जल्दी से चार्ज को लूज कर दे, क्योंकि ये भी अपना चार्ज लूज करना चाहता है, ये भी अपना चार्ज लूज करना चाहता है। यस रुद्राक्ष? हाँ, एनोड आपका Ag का इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल Ag भी जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, Ag का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब इन तीनों में से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो पार्टिसिपेट करेगा, या फिर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो। डिस्चार्ज पोटेंशियल से लोअर होने का मतलब है जो जल्दी से अपना चार्ज देना चाहता हो, जो जल्दी से, जिसके पास इतनी कैपेसिटी कि मैं जल्दी जल्दी लूज कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी टेंडेंसी है। तो दोनों तरीके से मैं बात कर रही हूँ, या तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो या फिर जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो आपने जो सीरीज मैंने आपको बताई थी, उस सीरीज में अगर देखा जाए तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग, मैं सीरीज फिर से आपको शो कर दे रही हूँ, उस सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक NO3 नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है, और एक आपके पास सिल्वर है। तो तीनों को अगर देखा जाए तो नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर एनोड पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो सिल्वर का होगा। तो Ag से क्या बन जाएगा? Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होगी आपकी एनोड पर, ये रिएक्शन होगी आपकी एनोड पर, जिसमें Ag पॉजिटिव आपके सॉल्यूशन में गिर जाएगा, Ag पॉजिटिव आपके सॉल्यूशन में गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कैथोड पर पहुंच जाएगा। अब कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर कौन कौन पहुंचेगा। कैथोड पर अगर देखा जाए तो कैथोड पर एक तो जाने की प्रोबेबिलिटी है H पॉजिटिव की, और दूसरी जाने की प्रोबेबिलिटी है Ag पॉजिटिव की। अब इन दोनों में से कौन जाएगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा।
तो सीरीज में अगर हम देखें तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H पॉजिटिव का या Ag का? ऊपर से नीचे जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो H से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Ag का है, तो Ag का रिडक्शन होगा। तो यहां पर जो Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में नीचे गिरी है एनोड से, क्योंकि एनोड यहां पर हमारा इम्प्योर होगा। आपने सिल्वर के जो 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक एनोड सिल्वर का होगा, एक कैथोड सिल्वर का होगा। कैथोड वाला सिल्वर बिल्कुल प्योर होगा और जो एनोड वाली सिल्वर की इलेक्ट्रोड रॉड होगी वो इम्प्योर होगी। उसमें से Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में गिरता जाएगा और कैथोड पर वो Ag पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag फॉर्म करेगा, और यहां से एनोड से Ag निकल कर कैथोड पर Ag डिपॉजिट होता जाएगा। तो एक समय में एनोड की रॉड पूरी खाली हो जाएगी और जो इम्प्योरिटी है वो नीचे एनोड मड की तरह नीचे इकट्ठी हो जाएगी और सारा सिल्वर Ag पॉजिटिव की फॉर्म में एनोड से निकलकर कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा एज ए सिल्वर। तो सिल्वर की एक प्योर रॉड बढ़ती चली जाएगी, वो थिक होती जाएगी। तो पहली इलेक्ट्रोलाइसिस जो मैंने की है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, इसमें सिर्फ Ag का डिपोजिशन होगा कैथोड पर। कितने बच्चों को पहली वाली पार्ट समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। अब की बार उसने कहा है कि प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड ले लीजिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 है इस बार भी, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोड है वो उसने चेंज कर दिया, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। और आपको पता है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का जो नेचर है वो इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट। और अगर इसका नेचर इनर्ट है तो ये अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो AgNO3 को एज इट इज आप ब्रेक कर लीजिए, तो AgNO3 डिसोसिएट होकर Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनाएगा, और एक्वस है तो वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर भी डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म करेगा, ठीक है। अब एनोड पर किसके जाने की प्रोबेबिलिटी है? सिर्फ OH नेगेटिव या NO3 नेगेटिव। अब की बार Ag का इलेक्ट्रोड है ही नहीं है और प्लेटिनियम इनर्ट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कैथोड पर जाने की प्रोबेबिलिटी है या तो H पॉजिटिव की या Ag पॉजिटिव की, ठीक है। अब OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में अगर देखा जाए तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? वो सॉरी, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? बताइए। अभी अगर मैं सीरीज को आपके सामने रखूं तो सीरीज को देखकर मुझे बताइए कि OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? OH नेगेटिव का। तो किसको जाना चाहिए? किसको जाना चाहिए? OH नेगेटिव को। तो अब एक बात दिमाग में सेट करिएगा कि अगर OH नेगेटिव जाएगा तो हमें रिएक्शन को किस तरीके से प्रोसीड करना है, इस बात को थोड़ा सा एक बार समझना ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा इस केस में OH नेगेटिव आपका एनोड पर जाएगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और कैथोड पर कौन जाएगा? देखिए, हाँ बोलो 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 रुद्राक्ष। NO3 कंसंट्रेशन भी तो है। कहाँ है NO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन? एक्वस है। एक्वस में तो उसने अभी मुझे कुछ क्लियर ही नहीं किया, डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। ऐसे केसेस में तो हम नॉर्मल मानते हैं ना, डाइल्यूट मानते हैं ना कंसंट्रेट ही मानते हैं। वो कुछ ऐसा बता ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में अगर देखा जाए तो वैसे भी OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। और डाइल्यूट अगर है, अगर मान लेते हैं कि एक्वस में उसमें डाइल्यूट है तो OH नेगेटिव की अमाउंट भी ज्यादा होगा क्योंकि पानी ज्यादा तो OH नेगेटिव ज्यादा। तो OH नेगेटिव का एनोड पर जाएगा। और कैथोड पर अगर देखा जाए तो Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? अभी अभी ने यहाँ पे पता किया था Ag का ज्यादा है, तो Ag पॉजिटिव आपका कैथोड पर जाएगा। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। अब रिएक्शन को एक बार समझते हैं। अब OH नेगेटिव आपका पहुंच चुका है एनोड पर, रिएक्शन ध्यान से समझना। ये OH नेगेटिव एनोड पर गया, रिएक्शन को कैसे करेंगे? अगर मैं OH नेगेटिव को आपके पास ऐसे 4 टाइम्स OH नेगेटिव लिख लूं, मैं रिएक्शन को ट्रिक की फॉर्म में समझा रही हूं, एक बार रिएक्शन को दिमाग में सेट करना। क्या मैं OH नेगेटिव को ऐसा लिख दूं O2 नेगेटिव H पॉजिटिव? कई बार बता चुकी हूँ कि OH नेगेटिव को डिसोसिएट करके ऐसा लिख दिया करो, लिख सकते हैं ना O2 नेगेटिव H पॉजिटिव? हाँ भाई, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। तो मैंने 4 टाइम्स ऐसे ही किया, O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, O2 नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से मैंने इसके O2 नेगेटिव को 2 H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया
और एक O2 नेगेटिव को फिर से कंबाइन करके मैंने क्या किया, एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। मतलब अगर मैं 4 OH नेगेटिव लूंगी तो मुझे 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे मिले जिन पर चार्ज है। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन एटम को उठाऊं तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। बेटा माइक किसका ऑन है, माइक किसका ऑन है मानसी? हाँ भाई, तो ये जो O2 नेगेटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सिंगल O बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और ऑक्सीजन ले लूं, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बना दिया, सिंगल O। ये 2 ऑक्सीजन मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर O2 गैस की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो अगर OH नेगेटिव आपका एनोड पर पहुंचता है तो मैंने कितने OH नेगेटिव लिए, 4 OH नेगेटिव से मुझे मिला 2 तो वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल और एक आपको इसके साथ साथ चलिए, स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है? क्या स्क्रीन सबको क्लियर दिखाई दे रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 4 OH नेगेटिव जब एनोड पर जाएंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 4। ये मैंने बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखी है आपकी एनोड पर। कैसे ये रिएक्शन हुई है ये मैंने बेसिस आपको एक बार समझाया है। अब अगर आप कहेंगे मैडम 4 OH नेगेटिव ही क्यों लें, हम एक ही क्यों नहीं ले लेते? अगर हम एक लेते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। आप कहें 2 लेंगे तो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल कितने फॉर्म हो जाएंगे, 2 OH नेगेटिव पर एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, एक ऑक्सीजन एटम बचेगा 2 नेगेटिव की फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन एटम अगर बचेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक ऑक्सीजन का एटम हाफ O2 की फॉर्म में लिखोगे और हाफ O2 को बैलेंस करने के लिए फिर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल यही बैलेंस रिएक्शन निकल कर आएगी। तो ये रिएक्शन आपकी एनोड पर हो रही है। तो आप देखिएगा बेसिकली कि जो वाटर फॉर्म हुआ वो तो कंटेनर में नीचे गिर जाएगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो आपकी एनोड पर लिबरेट होगी। ये वाली गैस आपकी एनोड पर लिबरेट होगी, ठीक है, और वाटर आपका कंटेनर में नीचे गिर जाएगा। कैथोड की रिएक्शन तो आपको पीछे मैंने डिस्कस की हुई है। कैथोड पर क्या हो जा रहा था, Ag पॉजिटिव। अब Ag पॉजिटिव कैथोड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो उसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, क्या फॉर्म किया, Ag। अब कैथोड अगर बैलेंस फॉर्म में देखें तो एनोड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 4। तो आप यहाँ पे 4 Ag पॉजिटिव ले लीजिए। 4 Ag पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 4 Ag की फॉर्मेशन हो जाएगी। बैलेंस फॉर्म में लिख रही हूँ, आप अगर अनबैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो आप Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag लिख सकते हैं। तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि एनोड पर O2 गैस लिबरेट होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी, वाटर नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और जो Ag है वो आपकी कैथोड पर फॉर्म होगी। क्या बात क्लियर हो गई मेरी सबको? ये वाला सेकंड वाली इलेक्ट्रोलाइसिस सबको क्लियर है? पायल मैं क्लास के बाद बात करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, अब यहां पर बस मेरी एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर OH नेगेटिव एनोड पर जाएगा तो ये ट्रिक दिमाग में सेट होनी चाहिए। या तो रिएक्शन को रट लो, एक तरीका ये है,
या फिर ये ट्रिक आपको पता हो, दोनों में से जो सूटेबल लगे वो कर लो। या तो इस रिएक्शन को रट लो कि 4OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, या मेथड बताओ, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी जो मेरे से पूछी है वो है ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। आपको जो दे रखा है सॉल्यूशन किसका है, H2SO4 का है, एक्वस है, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब तो हो गया कि पानी है, डाइल्यूट H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन जिसके साथ यूज किया है प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट नेचर का है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर से देखते हैं, अब एनोड पर अगर मैं बात करूं, पहले एक बार इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। H2SO4 जब पानी के कांटेक्ट में जाएगा तो डिसोसिएट होके बनाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। और वाटर प्रेजेंट है तो वाटर से ब्रेक होके मिल जाएगा मुझे क्या, वाटर से ब्रेक होके मिल जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो एनोड पर जाने वाला कौन कौन है, एनोड पर जाने वाला, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, तो एनोड पे जाने वाला एक तो OH नेगेटिव दिखाई दे रहा है और एक SO4 2 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो जाएगा। प्लेटिनियम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनर्ट है। कैथोड पर जाने वाला कौन दिखाई दे रहा है आपको, कैथोड पर या तो देखो H पॉजिटिव जाएगा, इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ तो टेंशन ही खत्म भैया, H पॉजिटिव जाएगा, ठीक। एनोड पर आइए, अगर सीरीज देखो तो सीरीज के अकॉर्डिंग देखो भैया किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ये आपका सल्फेट और ये आपका रहा OH नेगेटिव आयन, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर बढ़ने जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, तो OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कौन जाएगा, OH नेगेटिव। अभी अभी OH नेगेटिव की रिएक्शन हमने सीखी है, तो सेम रिएक्शन एनोड की रिएक्शन यहां पर होगी, क्या हो जाएगी, 4OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। सबको क्लियर, सबको क्लियर, हाँ भाई क्लियर, ठीक है। अब कैथोड पर भैया रिएक्शन करो, कैथोड पर कौन जा रहा है, कैथोड पर आपका जा रहा है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, अब बैलेंस फॉर्म में लिखो, तो बैलेंस फॉर्म में क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए कितने H पॉजिटिव चाहिए, 4 H पॉजिटिव चाहिए, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 H पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे तो H2 गैस की फॉर्मेशन करेंगे, तो 4 H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे तो 2 मोल H2 गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी,